कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ आतंकवादी कई गाड़ियों में छोटे बच्चों के साथ सफर कर रहे हैं। ये बच्चे उसी इलाके के एक स्थानीय काफिले से उठाए गए थे। आतंकवादियों ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इन बच्चों को अगवा किया था और उन्हें बचपन से ही क्रूर और खतरनाक तरीकों से ट्रेनिंग देने की योजना बना रहे थे। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि उनके गंतव्य पर कुशल तुर्की स्नाइपर्स पहले से ही छिपे हुए थे। उन्हें जल्द ही पता चलने वाला था कि ये निशानेबाज कितने खतरनाक हो सकते हैं। जैसे ही वे पास आए, कहीं से अचानक स्नाइपर की गोलियां चलने लगी, एक के बाद एक। कुछ ही सेकंड में आतंकवादी संगीत ढेर हो गए। उनकी ताकतें तबाह हो गई, इससे पहले कि उन्हें पता चलता कि क्या हुआ। सिर्फ 30 सेकंड में स्नाइपर्स ने हर एक को मार गिराया। यकीन करना मुश्किल है ना? चलो इन गोलियों की गिनती करते हैं। संगीत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2। सब कुछ पल भर में खत्म। इस हंगामे के बाद स्नाइपर यूनिट का लीडर छिपने की जगह से बाहर आया। उसका नाम था कप्तान संगीत विस्बोसी। हमें जल्दी ही पता चला कि ये कमांडो कैप्टन का इस खास आतंकवादी ग्रुप के साथ लंबा और कड़वा इतिहास था। उनका झगड़ा सिर्फ काम का नहीं था, बल्कि काफी निजी भी था। उनकी दुश्मनी के पीछे एक से ज्यादा दुख भरी कहानियां छिपी थी। तो चलो वापस चलते हैं जहां ये सब शुरू हुआ था। एक फ्लैशबैक में एक अंधेरी और बरसाती रात को दो तुर्की कमांडो यासर और देमिर एक घने जंगल में छुपे हुए थे। उनके साथ सिर्फ यासर का वफादार सैन्य कुत्ता मैसी था। वे वहां गलती से नहीं थे। पहले की एक गश्त के दौरान उनकी टीम पर अचानक हमला हुआ था। एक लोकल म्यूजिक आतंकवादी गिरोह। उनके सारे साथी कमांडो उस हमले में मारे गए। केवल यासर और देमिर ही बच पाए, जो खड़े वाहनों के पीछे छिपकर लड़ रहे थे। इसी बीच बहादुर कुत्ता मैसी उनकी मदद कर रहा था। गिर पड़े दुश्मनों से हथियार उठा रहा था और गोलियां ला रहा था। हाँ, ये कुत्ता सिर्फ पालतू नहीं था, ये एक असली सैनिक था। बेस पर एक और कमांडो कारण जनरल उस्मान से दो फंसे हुए सैनिकों को बचाने की इजाजत मांग रहा था। जनरल ने अनुमति दे दी। मिशन पर करण की रेस्क्यू टीम रात में निकल पड़ी। सुबह होते होते वो लड़ाई वाले इलाके पहुंच गए और यासर और देमिर का पता लगाने लगे। उसी वक्त यासर और देमिर को फिर से दुश्मन के हमले का डर सताने लगा। गोलियां खत्म हो चुकी थी तो उन्होंने चाकू लेकर लड़ने की तैयारी कर ली। तभी दुश्मन सामने आ गया, लेकिन हमला करने से पहले करण की टीम पीछे से फायरिंग करने लगी, जिससे दुश्मन हैरान रह गए। गोलीबारी की आवाज सुनकर कुत्ता मैसी जोर से भौंकने लगा। तभी करण को पता चला कि उसके आदमी पास है। उसने उनका नाम लेकर पुकारा। नाम सुनकर यासर और देमिर को आखिरकार यकीन हो गया कि वे सुरक्षित हैं। वे गाड़ियों के पीछे से बाहर आए और करण को चेतावनी दी कि पास में एक दुश्मन कैंप है जो फिर से हमला करने की तैयारी कर रहा है। करण ने तुरंत अपनी टीम को रेस्क्यू हेलीकॉप्टर की ओर ले जाना शुरू किया, लेकिन अचानक आतंकवादियों ने आरपीजी दागे, जिससे सैनिक चारों तरफ बिखर गए। और यहीं से असली जानलेवा मिशन शुरू हुआ। करण ने अपनी टीम को 3 हिस्सों में बांट दिया। एक टीम स्नाइपर के साथ जगह पकड़ती है, बाकी 2 टीमें घास में छिपकर आसपास की तलाश करती हैं। दुश्मन एक एक करके दुश्मन सटीक हेडशॉट से गिरने लगे। फिर अचानक एक गोली करण के कमांडो में से एक के सीने में लगती है। संगीत करण तुरंत सभी को पीछे हटने का आदेश देता है और घायल सैनिक को हेलीकॉप्टर तक लेकर जाने को कहता है। इसी बीच यासर अपने वफादार कुत्ते मैसी को बुलाता है, लेकिन मैसी हिलता तक नहीं है। यासर उसकी तरफ दौड़ता है, उसे उठाता है और हेलीकॉप्टर की ओर भागता है। उसी वक्त करण घास में छुपे दुश्मनों का पीछा करता रहता है, उन्हें एक एक करके खत्म करता है। जैसे ही सब हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं, हेलीकॉप्टर में घायल कमांडो को प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। संगीत टीम बेस की तरफ लौटने लगती है, लेकिन तभी करण को यासर की टांग से खून बहता हुआ दिखता है। जल्दी ही उन्हें दिल तोड़ने वाली सच्चाई पता चलती है। फायरिंग के दौरान एक गोली मैसी के पेट में भी लगी थी और बहादुर कुत्ते ने कोई दर्द का संकेत तक नहीं दिया। यासर नीचे देखता है कि उसका प्यारा साथी उसकी गोद में बेहोश पड़ा है। ऐसे मासूम प्राणियों का प्यार वाकई में सच्चा और निस्वार्थ होता है। ये बिना किसी हिचकिचाहट के अपने जीवन की कुर्बानी दे देते हैं उन लोगों के लिए जिन्हें वे प्यार। हर कोई यासर को सांत्वना देने की कोशिश करता है। जीत के बावजूद वो गहरे दुख के साथ बेस पर लौटता है। ग्रेटर देन संगीत ग्रेटर देन। अगले सीन में हम एक तुर्की महिला कमांडो यास्मीन एल्बे से मिलते हैं। वो अजरबैजान के लिए रवाना होती है, क्योंकि ज्यादातर आतंकवादी समूह जो तुर्की को धमकी देते हैं वहीं से जुड़े हुए हैं। उसका मिशन अजरबैजानी सेना से सहयोग और अनुमति लेना है। रास्ते में वो तुर्की के सबसे अच्छे प्रशिक्षित संगीत कमांडोज की फाइलें देखती है ताकि तय कर सके कि अगली अहम ऑपरेशन की कमान किसे देनी है। वहीं फाइलें देखते हुए उसे करण का रिकॉर्ड मिलता है, वही हीरो हमारी कहानी का। वो तुरंत उसे कॉल करती है और पूछती है कि क्या वो मिशन के लिए तैयार है। करण यकीन से कहता है कि जैसे ही ऑर्डर आएगा वो पूरी तरह तैयार होगा। उसके लिए देश की सुरक्षा में कोई समझौता नहीं होता, चाहे दुश्मन कोई भी हो। उसकी राइफल उन्हें गिराने में कभी हिचकिचाएगी नहीं। उसे ये नहीं पता कि ये फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। करण का जवाब सुनकर कमांडो यास्मीन उसे चुन लेती है। खतरनाक मिशन के लिए वो अपने जनरल से संपर्क करती है और सलाह देती है कि करण को पूरे ऑपरेशन की कमान दी जाए। इसी बीच करण समझ जाता है कि उसे इलाके की सबसे खतरनाक गैंग में से एक का सामना करना है। उसे पता है कि उसके पास इसे पूरा करने के अलावा कोई चारा नहीं है। बाद में वह यासर और देमिर से मिलता है। यासर अभी भी अपने वफादार कुत्ते मैसी की मौत का गम मना रहा है।
करण उसे हिम्मत देता है और दोनों से कहता है कि आगे के मिशन की तैयारी करो। इसी दौरान जनरल ब्रीफिंग शुरू करता है। आगामी ऑपरेशन की डिटेल्स के लिए लेफ्टिनेंट से बात हो रही थी। इस बीच यास्मीन अजरबैजान पहुंचती है और वहां मिलिट्री की मंजूरी लेने के बाद वापस तुर्की लौटने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन बीच में उसका हेलीकॉप्टर भारी आरपीजी फायर की चपेट में आ जाता है। ग्रेटर देन म्यूजिक, ग्रेटर देन हेलीकॉप्टर कंट्रोल खो देता है और जोरदार तरीके से जमीन पर गिर जाता है। धुआं छटने के बाद बचे हुए कमांडो मलबे से रेंगते हुए बाहर निकलते हैं। वे देखते हैं कि हथियारबंद अजरबैजानी गैंग के लोग तेजी से उनके पास आ रहे हैं और अपनी गाड़ियों से फायरिंग कर रहे हैं। बचने के लिए कमांडो, सटीक जवाबी गोलीबारी करो। संगीत, गैंग का नेता एक भारी मशीन गन पर चढ़ता है और गोलियों की बरसात कर देता है। कमांडर देखता है कि गोलियां हेलीकॉप्टर के ईंधन टैंक को लग रही हैं और समझ जाता है कि हालात बहुत खराब होने वाले हैं। संगीत, वह तुरंत पायलट को हेलीकॉप्टर से दूर खींच लेता है। उसी समय ईंधन टैंक संगीत एक जबरदस्त धमाके के साथ फट जाता है। धमाके से कमांडो और पायलट दोनों कई फीट दूर जा गिरे और बेहोश हो गए। कुछ देर बाद वही आतंकवादी गैंग दुर्घटना स्थल पर पहुंचता है और उन्हें होश में लाता है। गैंग का नेता पायलट को एक सीनियर ऑफिसर समझ बैठता है और उनसे इजराइल फौज से उनके संबंध के बारे में पूछताछ करता है। लेकिन पायलट सच में कुछ नहीं जानता। जब वह जवाब देने से इनकार करता है तो गैंग का नेता उसे वहीं गोलियां मार देता है। ये क्रूरता देख कमांडो अपनी बंदूक निकालता है और फायरिंग करता है। वह 3-4 आतंकवादियों को गिरा देता है, लेकिन फिर दबोच लिया जाता है। बाकी गैंग के सदस्य उसे पकड़कर अपने अड्डे पर ले जाते हैं। इस बीच लेफ्टिनेंट करण को बताता है कि तुर्की का सबसे वांटेड आतंकवादी डार भी उसी बेस पर छुपा हुआ है। चाहे दुश्मन विदेशी हो या स्थानीय, उन्हें न्याय मिलेगा। लेफ्टिनेंट तुरंत मिशन की मंजूरी दे देता है। जाने से पहले करण अपने परिवार से मिलने का फैसला करता है। यही पता चलता है कि करण का एक बड़ा भाई भी था जो कमांडो था। वो भाई इसी गैंग के खिलाफ मिशन पर गया था और वापस नहीं लौटा। करण की माँ उससे जाने से रोकती है, डरती है कि वह भी अपना दूसरा बेटा खो देगी। लेकिन करण उससे समझाता है कि उसे ये करना ही होगा अपने देश के लिए, ताकि उन लोगों को खत्म किया जा सके जो उसकी शांति को दागदार करते हैं। वह उसे भरोसा दिलाता है कि ये मिशन सिर्फ उसका फर्ज नहीं बल्कि उसका मकसद है। एक भावुक विदाई के बाद करण अपनी टीम के पास लौटता है और जंग की तैयारी करने लगता है। करण अपनी टीम को मिशन के बारे में बताता है और उनसे कसम दिलवाता है कि कोई भी आखिरी सांस तक पीछे नहीं हटेगा। आंखों में ठान लेकर कमांडो आगे बढ़ते हैं। वे खुरदरे पहाड़ी इलाकों से होते हुए लक्ष्य क्षेत्र तक पहुंचते हैं। वहां उन्होंने स्नाइपर की पोजीशन बना ली, नीचे दुश्मन के कैंप की हर हरकत पर नजर रख रहे थे। करण अपनी राइफल की स्कोप से कई गाड़ियां आते देखता है। उनमें से एक कुख्यात आतंकी उग्र भी था। करण अपने स्पॉटर से हवा की रफ्तार और दूरी पूछता है। स्पॉटर जल्दी से हिसाब लगाता है। करण निशाना साधता है, गोली चलाता है और सीधे सिर पर लगाता है। बाकी टीम पीछे से हमला बोलती है और कुछ ही सेकंड में बाकी दुश्मनों को खत्म कर देती है। लाशें एक के ऊपर एक गिरती हैं और बचे हुए आतंकवादी दहल जाते हैं अपने वाहनों में भागते हुए। जैसे ही आखिरी दुश्मन भी बच निकलते हैं, करण और उसकी संगीत टीम बेस की तरफ बढ़ते हैं। इलाके की तलाशी लेते हुए एक कमांडो एक भयानक खोज करता है। करण सैटेलाइट फोन से लेफ्टिनेंट को रेडियो करता है और रिपोर्ट करता है कि उन्होंने आतंकवादी उग्र को खत्म कर दिया है। लेकिन जब सैनिक शवों की तलाशी लेते हैं तो उन्हें एक चौंकाने वाला सच पता चलता है। वह आदमी जिसे करण ने उस परफेक्ट हेडशॉट से मारा था, उग्र नहीं बल्कि उसका लंबे समय से खोया हुआ भाई कबीर है। कोई भी करण को बताने की हिम्मत नहीं करता कि सबसे पहले आखिरकार उसके एक आदमी में हिम्मत आई और उसने सच बोल दिया। संगीत, करण तेजी से शव के पास पहुंचा, घुटने टेक दिए और अपने भाई का चेहरा देखा। गम से टूटकर वह रो पड़ा, कबीर की लाश को अपनी गोद में लेकर। वह बार बार माफी मांगने लगा। जो कुछ भी उसने किया उसके लिए पूरी तरह से टूट चुका था। इस बीच लेडी कमांडो यास्मीन आतंकवादियों के हाथों में फंस गई है। संगीत, करण की हालत देखकर उसके साथी टूट गए और मिशन से ध्यान भटक गया। टर्की की सेना मुख्यालय में जनरल और लेफ्टिनेंट को दुखद खबरें मिली हैं। यास्मीन को एक स्थानीय गैंग ने पकड़ लिया है और करण ने गलती से अपने ही भाई को मार दिया है। अब सवाल यह है कि इतनी दिल तोड़ने वाली स्थिति में क्या आदेश दिए जाने चाहिए। देर रात कई सेना अधिकारी करण के घर आते हैं। वे दिल दहला देने वाली खबर लेकर आए हैं। उनका बहुत समय से खोया हुआ बेटा मिल गया है, लेकिन वह अब जीवित नहीं है। ये सुनते ही करण के पिता रोते रोते गिर पड़ते हैं और उनकी मां दुख से चल बसी। कोई उसे हिम्मत नहीं करता ये बताने की कि उसका बड़ा बेटा गलती से उसका छोटा बेटा मार गया था। इसी बीच करण अपने भाई और मां के मौत से पूरी तरह टूट चुका है। दर्द सह न पाने के कारण वह अपनी कमांडो ड्यूटी छोड़ देता है और घर लौट आता है। उसके साथी उसे मनाने की कोशिश करते हैं कि ये उसकी गलती नहीं थी, ये एक दुखद हादसा था। लेकिन उसका दिमाग गिल्ट से भरा हुआ है। वह गुस्से में उन्हें दूर रहने को कहता है। हालांकि टीम जानती है कि उसे अकेला छोड़ देना उसे और ज्यादा तोड़ देगा। काफी समय बाद मनाने की कोशिश करते हुए वे उसे उसके घर तक छोड़ने जाते हैं। संगीत, उसी समय अजरबैजान के एक आतंकवादी ठिकाने पर लेडी कमांडो यास्मीन को बेरहमी से संगीत टॉर्चर किया जा रहा है। गैंग लीडर उससे जांच पड़ताल करता है और गोपनीय जानकारी मांगता है। जब वह जवाब देने से इनकार करती है तो वह एक तुर्की जनरल से संपर्क करता है और धमकी देता है कि अगर वह चुप रही तो वह अपनी मातृभूमि कभी नहीं देख पाएगी।
लेकिन जनरल ठंडे दिमाग से जवाब देता है, कहता है कि वह अगले दिन के हमले का नेतृत्व करेगी और उसे शुभकामनाएं देता है। ये सुनकर यास्मीन तुरंत वो समझ जाती है कि उसका अधिकारी क्या कहना चाहता है। कुछ ही पलों बाद एक आतंकी चाकू लेकर उस पर टूट पड़ता है। वह जल्दी से उसे बेअसर कर देती है, उसका हथियार चुरा लेती है और उसे बेहोश कर देती है। बाहर खड़े दो गार्ड शोर सुनकर अंदर दौड़ते हैं। यास्मीन उनके हथियार छीनकर उन्हें गिरा देती है, इससे पहले कि वे कुछ कर पाएं। फिर वह जनरल को फोन करके स्थिति की सूचना देती है। उसकी बहादुरी देखकर जनरल तुरंत उसे बेस पर लौटने का आदेश देता है। आतंकी नेता जब होश में आता है तो वह गुस्से में चिल्लाता है और आवाज लगाता है। सहायता बल आते ही जल्दी ही भारी टैंक हमले के साथ अफरा तफरी मच जाती है। धमाके पूरे कैंपस में गूंजते हैं और आतंकवादी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। यास्मीन टैंक का नियंत्रण संभालती है और पूरे बेस को तबाह कर देती है, फिर भाग निकलती है। कुछ ही देर बाद एक तुर्की बचाव हेलीकॉप्टर आता है और उसे सुरक्षित निकाल ले जाता है। इस बीच तुर्की में कारण की मां और भाई की सैन्य कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार की रस्म चल रही है। मेजर कारण के पिता से संवेदना प्रकट करता है, उससे सेना में लौट आने की गुजारिश करता है, अगर देश के लिए नहीं तो कम से कम अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए। करण चुप रहता है, उसकी आंखें संगीत गम से भर जाती हैं। उस रात वह आखिरकार अपने पिता को दर्दनाक सच बताता है। उसकी अपनी गोली ने उसके भाई की जान ले ली थी। उसका पिता संगीत ठहरा रह जाता है, बेसुध इस दुख को समझ नहीं पाता। उसी वक्त लेडी कमांडो यास्मीन करण के घर आती है। वह उससे विनती करती है कि कोई भी जल्दबाजी का फैसला न करे। संगीत गम में डूबी वो उसकी इस्तीफा वाली चिट्ठी वापस करती है और कहती है, कृपया बस एक बार वापस आ जाओ सेना में, हमें तुम्हारी जरूरत है उन आतंकवादियों को ढूंढकर खत्म करने में मदद के लिए। लेकिन करण मना कर देता है। वो कहता है कि अब वो सेना में वापस नहीं जाएगा और अपनी बाकी जिंदगी अपने पिता के साथ गुजारेगा। वो पीछे से दरवाजा बंद कर देता है। आखिर कौन शांति से रह सकता है जब उसे पता हो कि उसने गलती से अपने ही भाई की जान ले ली। करण अपने भाई की आत्मा के लिए दुआ करता है, पछतावे में डूबा हुआ। वो अपने दिन बिताता है अपने भाई की तस्वीर को घूरते हुए, यादों में खोया हुआ। अगले सुबह लेडी यास्मीन जनरल को बताती है कि करण और उसकी टीम अब ड्यूटी पर वापस नहीं आएंगे। जनरल समझ जाता है कि उसके पास वक्त कम बचा है और मजबूरन एक नई टीम बनानी पड़ेगी। आतंकवादी नेटवर्क पूरे तुर्की में फैल चुका है और धीरे धीरे अपनी पहुंच सीमाओं के बाहर भी बढ़ा रहा है। वह कमांडो को एक फाइल देता है और बताता है कि उनका पहला मिशन होगा आतंकवादी नेता अल्बेक को खत्म करना। जनरल यास्मीन को अल्बेक की सारी जानकारी देता है और ऑपरेशन के लिए आधिकारिक अनुमति भी दे देता है। इस बीच करण के पिता उसे फिर से सेना में लौट आने को कहते हैं। वे अपने बेटे से कहते हैं कि वह अपने भाई की मौत का बदला ले और देश की रक्षा करे। ये भी याद दिलाते हैं कि जब तक आतंकवादी खुले घूम रहे हैं तब तक अनगिनत घर अपने बच्चों को खोते रहेंगे। अपने पिता की दिल से कही बात सुनकर करण का मन बदल जाता है। वह वादा करता है कि अगर वह अपने भाई की मौत का बदला नहीं ले सका तो फिर कभी घर वापस मत जाना। उसी वक्त लेडी यास्मीन अपने नए सैनिकों की टीम को मिशन के लिए तैयार करने लगती है। तभी करण अंदर आता है। उसे फिर से वर्दी में देखकर सभी में उम्मीद और गर्व की लहर फैल जाती है। कमांडो उसे नई ऊर्जा से सलाम करते हैं। जनरल की मौजूदगी में सभी कमांडो अपने हथियार ऊंचे उठाकर कसम खाते हैं। वे अपनी आखिरी सांस तक देश के लिए लड़ने और अपने देश को आतंकवाद से हमेशा के लिए आजाद कराने का संकल्प लेते हैं। आगे का मिशन सिर्फ इतना नहीं है, खतरनाक है, लगभग नामुमकिन। ये दुश्मन नेटवर्क बहुत बड़ा और गहरा जड़ें जमा चुका है और इसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए बहुत हिम्मत और वक्त लगेगा। इसी बीच अजरान में आतंकवादी ठिकाने पर अल्बेक गुस्से में अपने लोगों से उनके कैंप को तबाह करने के बारे में पूछता है। एक आतंकवादी घबराते हुए बताता है कि उनकी हार की वजह एक अकेली महिला तुर्की कमांडो थी। ये सुनते ही संगीत अल्बेक भड़क उठता है। वह उस आदमी को गले लगाकर चिल्लाता है, अगर एक औरत सब कुछ तबाह कर सकती है तो सोचो अगर वह उसने पूरी मिशन की कमान संभाली। तुम मेरे लिए बिल्कुल बेकार हो और तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। तुर्की बेस पर वापस यास्मीन कमांडो कैप्टन अपनी टीम को इकट्ठा करती है और आने वाली ऑपरेशन के बारे में बताती है। वह हर मिशन पॉइंट को विस्तार से समझाती है और सभी दुश्मन के ठिकानों को नक्शे पर मार्क करती है। प्लान में 2 स्नाइपर यूनिट्स शामिल हैं। एक टीम जमीन पर पोजीशन लेगी जबकि दूसरी टीम पास के किसी पहाड़ या पुल पर भारी हथियारों के साथ ऊपर से कवर करेगी। हर कदम बिल्कुल सटीक होना चाहिए, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। जिस आतंकी गिरोह का वो सामना कर रहे हैं वो किसी और से अलग है। उनके पास मशीन गन और खतरनाक विस्फोटक भरपूर हैं। संगीत टीम का मकसद साफ है, हर एक निशाने पर एकदम सटीक हेडशॉट। योजना को दोबारा देखने के बाद सैनिक अपने हथियार लोड करते हैं और आखिरी मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। इसी बीच आतंकी नेता अल्बेक अपने गैंग के साथ एक स्थानीय संगीत गांव में पहुंचता है। वह अपने आदमियों को फायरिंग करने का आदेश देता है, निर्दोष ग्रामीणों को मार देता है। दया दिखाओ, लोग मदद के लिए चिल्ला रहे हैं लेकिन बच्चे पकड़ लिए जाते हैं। अल्बेक चिल्लाता है, मुझे अपनी सेना बढ़ाने के लिए और सैनिक चाहिए। इस इलाके के हर लड़के को लेकर आओ। उसके आदमी बच्चों को पकड़कर गाड़ियों में ठूंस देते हैं और जो कोई भी विरोध करता है उसे गोली मार देते हैं। गांव से गुजरते हुए अल्बेक घरों को जला देने का आदेश देता है। सभी बच्चों को पकड़ने के बाद अल्बेक और उसके लोग अपनी ठिकाने की तरफ लौट जाते हैं। उसका मकसद इन लड़कों को बेरहम लड़ाके बनाना और अपनी दहशतगर्दी फैलाना है।
इसी बीच कमांडो यूनिट दो ग्रुप में बंट जाती है और सड़क के किनारे जगह ले लेती है, हमला करने को तैयार। सुबह सुबह अल्बेक और उसकी काफिला एक तंग रास्ते पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि आगे का रास्ता बड़े बड़े पत्थरों से बंद है। जैसे ही वे रुकते हैं, गाड़ी में एक बच्चा कीचड़ में कुछ अजीब चीज देखता है। खतरा महसूस करते हुए अल्बेक जल्दी से अपने लोगों को पास की एक दूसरी सड़क पकड़ने का आदेश देता है। वे साइड रोड से चलना शुरू करते हैं, बिना ये जाने कि उनके लिए एक जानलेवा जाल बिछा हुआ है। कुछ ही पलों में स्नाइपर हर तरफ से गोलीबारी शुरू हो जाती है। सटीक गोलियां खामोशी को चीरती हुई आतंकवादियों को एक के बाद एक गिरा देती हैं। घात लगाना तेज और बेरहम होता है। सिर्फ 30 सेकंड में कमांडो पूरी गैंग को खत्म कर देते हैं। हालात बेकार देखकर अल्बेक खुद को बचाने के लिए एक गाड़ी के नीचे छिप जाता है। जब लड़ाई खत्म होती है तो कमांडो अपनी जगहों से बाहर निकलते हैं और धीरे धीरे इलाके की तरफ बढ़ते हैं। अल्बेक पास में पड़ी एक बंदूक देखता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले कि वह उसे पकड़ पाए, कप्तान करण उसके हाथ पर कदम रखता है और उसे गाड़ी के नीचे से खींचकर बाहर निकालता है। ग्रेटर देन संगीत ग्रेटर देन अल्बेक उस पर घूरता है और कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि यही सब खत्म हो जाएगा? तुम्हें पता भी नहीं कि तुम किससे उलझ रहे हो। मुझसे लड़ना मतलब मौत पक्की है। करण शांत रहता है और अपने लोगों को अल्बेक को बांधने का आदेश देता है। वह उन्हें बताता है कि सबसे पहले वे पकड़े गए बच्चों को उनके परिवारों के साथ सुरक्षित वापस मिलाएं। कमांडो अल्बेक को फिर काफिले तक ले जाते हैं। वहां वे सभी बचाए गए बच्चों को उनके माता पिता के पास छोड़ आते हैं, जिससे गांव वालों के लिए राहत और खुशी के आंसू थे। जैसे ही बच्चे सुरक्षित हो गए, करण ने अपनी बंदूक अल्बेक की तरफ उठाई और कहा, इस पवित्र जमीन पर तुम जैसे लोगों की कोई जगह नहीं है। अपनी आखिरी ख्वाहिश बताओ। अल्बेक ने मुस्कुराते हुए कहा, बस 20 मिनट रुको, मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाऊंगा। करण उसकी आंखों में देखते हुए बोला, ठीक है, जो भी ताकत बची है दिखा दो, क्योंकि आज तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। ये कहते हुए करण ने अपनी राइफल लोड की और 3 गोली मारकर सब खत्म कर दिया। सटीक हेडशॉट्स। कमांडो की कला और अनुशासन का प्रदर्शन वाकई अद्भुत है। कुछ ही पलों बाद एक गाड़ी दूर से आती है। एक छोटी लड़की बाहर उतरती है। उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी जो काफिले के लिए जाना पहचाना लगता है। वह सैनिकों से पूछता है कि क्या हुआ। लड़की चुपचाप समूह की ओर बढ़ती है और सभी कमांडो उसकी ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। अपनी बंदूक थामे करण उसे नजदीक से देख रहा है। लड़की अपने बैग से चॉकलेट निकालकर बचाए गए लोगों में बांटने लगती है। बच्चे सैनिक दूर से उसका व्यवहार देख रहे थे। उसकी अचानक मौजूदगी से वे बेचैन थे। करण ने अपने एक जवान को गाड़ी को अच्छे से चेक करने को कहा, क्योंकि उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। एक कमांडो गाड़ी की तरफ बढ़ा जांच करने के लिए। इसी बीच पास के कैंप में एक महिला कमांडो ड्रोन से इलाके की निगरानी कर रही थी। उसने देखा कि एक बड़ी आतंकवादी टोली तेजी से करण की जगह की ओर बढ़ रही है। उसने तुरंत रेडियो पर करण से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल नहीं पहुंचा। नेटवर्क बिल्कुल नहीं था। अपने ठिकाने पर बिना वक्त गवाए वह महिला स्नाइपर से संपर्क करती है जो करण के पास ब्रिज पर तैनात है। कप्तान यास्मीन जल्दी से हालात समझाती है और आने वाले हमले के बारे में चेतावनी देती है। स्थिति की गंभीरता समझते हुए महिला स्नाइपर तेजी से करण की तरफ दौड़ती है और उसका नाम पुकारकर उसे सतर्क करती है। इसी बीच लड़की धीरे धीरे करण के सामने आती है, अपने बैग को मजबूती से पकड़ते हुए। करण अपने हथियार पर हाथ रखता है और सावधानी से उसे निकालने लगता है। उसी वक्त एक कमांडो को कुछ खतरनाक नजर आता है। पास में खड़ी गाड़ी में बम भरे हुए हैं और टाइमर तेजी से कम हो रहा है। एक तरफ आतंकियों की एक बड़ी लहर उनकी तरफ बढ़ रही है। दूसरी तरफ कमांडो टीम को फटने वाले धमाके की डरावनी हकीकत का सामना करना पड़ रहा है। हर सेकंड के साथ तनाव बढ़ता जा रहा है, जैसे ही तबाही करीब आ रही हो। और बस इसी के साथ इस रोमांचक कहानी का पहला सीजन खत्म होता है। अगले सीजन में पता चलेगा कि बहादुर कमांडो उस धमाके से कैसे बच निकले, काफिले को बचाया और पूरे आतंकवादी नेटवर्क को खत्म कर दिया। संगीत, यकीन मानो आगे जो होने वाला है वो कहानी को एक नए मुकाम पर ले जाएगा। तो जाने से पहले 1 मिनट निकालकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें ऐसी दमदार कहानियां लाते रहने में मदद करता है। नीचे कमेंट करके बताओ अगली बार किस तरह की मूवी एक्सप्लेन या संगीत कहानियां देखना चाहोगे। जुड़े रहो, मजबूत बने रहो और अगले सीजन में मिलते हैं।